उस वक्त इतना पर्दा था कि आप मतलब बाहर किसी जेंट्स से बात नहीं कर सकते। उस वक्त मेरी दादी साहब मुझसे घूंघट नहीं करवाती थी, मेरी सासू माँ मुझसे घूंघट नहीं करवाती थी। तो ये मैं इस मामले में बड़ी भाग्यशाली रही जी। मैं जब माँ बनने वाली थी तो ऊपर से मेरा गिरने से मेरा बच्चा भी चला गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में उस वक्त बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ। लगभग 500 बच्चों की माँ हूँ मैं। लगभग 500 बच्चों की माँ हूँ मैं। लगभग वो घटना मुझे आज भी जब याद आती है तो मुझे अंदर तक झकझोर देती है। और मैं समाज के लोगों और समाज के ठेकेदारों को जब देखती हूँ कि क्या एक पागल महिला को सुरक्षा देने के बजाय उस महिला के इसका जो शोषण करके और एक बालिका 2 जीवों का विनाश किया, तो वो घटना मुझे आज भी याद है। और उसी घटना से मैंने एक तरह से प्रेरणा ली और नारी उत्थान का मैंने स्थापना की। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करेंगे जिनकी जिंदगी नारी सशक्तिकरण की मिसाल है। नारायणपुर की धरती पर जब भी महिला अधिकारों की बात होती है तो एक नाम खुद ब खुद उभर के सामने आता है, उमा रत्नू जी का। नारी उत्थान संस्थान की डायरेक्टर, सामाजिक योद्धा, संघर्ष की रानी, प्रेरणा की कहानी। तो चलिए सच और सवालों का ये सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दीदी, मौनवाणी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नारी उत्थान संस्थान में भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, किन परिस्थितियों ने आपको सामाजिक क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया? प्रारंभिक जीवन मेरा शुरुआत का बहुत ठीक था। मेरे पिताजी इनकम टैक्स में अकाउंट्स ऑफिसर थे और हमारा जो पारिवारिक माहौल था वो मैं ये कहूँगी कि उस जमाने में बेटा और बेटे में बड़ा भेद होता था। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे माता पिता ने सदैव मुझे बेटे और बेटी का अंतर कभी महसूस नहीं होने दिया, मुझे आगे बढ़ाया। उस समय आप कितनी पढ़ी लिखी थी? दरअसल जब मैं 10वीं कक्षा में थी तभी मेरा विवाह हो गया और विवाह होकर के मैं सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील में बोदला सी ग्राम है, वहाँ विवाह होके गई। तो वहाँ का जो हमारा परिवार था, एक बड़ा नाम था उनका, वो दीवान परिवार था। और वहाँ उस वक्त थोड़ी सी पर्दा प्रथा थी। तो मेरा जो पीहर का माहौल था, मेरे मैके में जो वातावरण था वो अलग था। और होता भी है भाई, एक बेटी है और बेटी और बहू में अंतर होता है, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट माहौल था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मेरा परिवार भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ। तो वहां पे आप बेटी की तरह रही या बहू की तरह? यदि मैं ये कहूँ कि मुझे वहाँ कभी कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। और मेरी जो दादेर सास, उस वक्त इतना पर्दा था कि आप मतलब बाहर किसी जेंट्स से बात नहीं कर सकते। उस वक्त मेरी दादी साहब मुझसे घूंघट नहीं करवाती थी, मेरी सासू माँ मुझसे घूंघट नहीं करवाती थी। तो ये मैं इस मामले में बड़ी भाग्यशाली रही कि उन्होंने मुझे अंदर हवेली में जो वातावरण दिया वो एक खुला वातावरण दिया। नारी उत्थान संस्थान की स्थापना का विचार कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मोहन जी, जब विवाह होके आए और उस वक्त तो ये सोचा भी नहीं था, लेकिन विवाह के 2-2.5 साल बाद में जब मैं माँ बनने वाली थी, उस वक्त थोड़ा एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ। और वो मैं ये कहूँगी कि वो समय ऐसा था, 21-22 साल की एक लड़की को ये पता ही नहीं होता कि दुनियादारी क्या है। और उस वक्त इतना बड़ा इंसिडेंट यदि जीवन में आ जाता है तो थोड़ा उस वक्त एक सदमा मुझे जो लगा। पर मैं फिर शुक्रगुजार हूँ, मैं आभारी हूँ मेरे परिवार की। ऐसा क्या हुआ था? जी, मैं जब माँ बनने वाली थी तो ऊपर से मेरा गिरने से मेरा बच्चा भी चला गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में उस वक्त बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ। तो डॉक्टर्स ये डिस्कस करते थे कि शायद अब कभी पाँव पर नहीं चल पाएगी। पर मैं तो ये मानती हूँ कि ईश्वर का एक मेरे को अपनी तरफ से उन्होंने भेजा था कि तुम्हें ये कार्य करना है, ये ईश्वर की योजना थी। और मुझे उस वक्त यदि मेरा वो दुर्घटना नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। यानी कि आप उस घटना से व्यथित नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं, उससे व्यथित नहीं हुई। और उस वक्त मैंने एक संकल्प लिया
और जब मैं बेड पर रही 2 साल तक, मेरा एक ही लक्ष्य संकल्प था कि यदि मुझे ईश्वर ने दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा किया तो मैं अपने लिए नहीं जीऊंगी, मैं लोक कल्याण के लिए कार्य करूंगी। और उसी दरमियान मेरे ये ख्याल भी आया कि मुझे ऐसे एक संस्थान की स्थापना करके ऐसी महिलाओं के लिए कार्य करना है जो वंचित हैं, जिनका कोई लोग जिनकी आर्थिक स्थितियां मजबूत नहीं है या जो कमजोर हैं, उन महिलाओं के लिए मुझे कार्य करना होगा। तो वो दृढ़ निश्चय मेरा उस दरमियान ही हुआ। तो नारी उत्थान संस्थान की स्थापना कब हुई, किस वर्ष की बात है ये? जी, नारी उत्थान संस्थान की स्थापना मुझे 5-6 साल लगे, क्योंकि देखिए, एक तो दुर्घटना में 2 साल मेरा बेड काटना, उसके बाद में फिर ये डिक्लेयर हो जाना कि मैं मां नहीं बन सकती। उस सारे फेज में मैंने एक निश्चय किया कि मैं अपने मन को और चीजों में ना लगा के नेगेटिविटी को दूर हटाते हुए, यदि मैंने जो बैठे बेड पर रहते रहते संकल्प लिया था उसका मैं इम्प्लीमेंट करूं। और मैंने उस वक्त फिर मेरे परिवार से धीरे धीरे इजाजत ली। हमारे 2 हवेलियां हैं मुंशी, एक में हम लोग रहते थे और एक हमारी खाली हवेली थी। तो मैंने कहा कि मेरा जो पूरा दिन है, तो हवेली खाली क्यों रहती थी वैसे ही? हाँ, हमारे जो रहने वाले हमारे जो परिवार वाले थे वो जोधपुर शिफ्ट हो गए थे और उसमें भी हमारा हिस्सा था, तो खाली हवेली थी। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे बाहर मत जाने दीजिए, लेकिन इसमें मैं बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर लूं तो मेरा मन भी लग जाएगा और एक अच्छी शुरुआत भी हो जाएगी। संस्थान किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, मुख्य प्रोजेक्ट्स या अभियान कौन कौन से हैं? संस्था, आज मैं ये कहूं कि नारी उत्थान संस्थान, वैसे तो इसका जो मोटिव है वो महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि इसका नाम भी नारी उत्थान संस्थान है। लेकिन नारी उत्थान के साथ साथ हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया, क्योंकि सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था वो था श्री सागर विद्यापीठ, और वो मैंने वहीं रहते हुए, मेरे घर में रहते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। 350 बच्चे मेरे पास उस वक्त थे और बहुत बड़ा, आज मुझे इस बात का भी गर्व है। उस जमाने में 350 बच्चों को आप पढ़ा रही थी? जी, 4 बच्चियों से मैंने स्टार्ट किया था, फिर 300, 350 के लगभग बच्चे वहां हो गए। और उस सारे कार्य में एक सुमन शर्मा नाम की एक महिला थी, वो बीएड कर रही थी और उसका मेरी जब मुलाकात हुई, मेरी छोटी सिस्टर है, उनके साथ बीएड कर रही थी, तो उस वक्त उसको लगा कि ये मेरे को ऐसे सपने आते हैं कि मुझे जा करके काम करना है, मुझे ऐसे इंटीरियर में काम करना है। तो उससे मेरी मुलाकात हुई, देवयोग था। सुमन शर्मा जी हमारे वहां गांव में उस वक्त, जब तक ऐसा नहीं होता था कि कोई जान पहचान ही नहीं, कोई एक महिला कहाँ जाकर के कार्य कर रही है, और जबकि मेरे पास कोई बजट नहीं होता था, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कुछ जानते नहीं थे, और उस वक्त तक तो संस्था का गठन भी नहीं हुआ था। उस वक्त सुमन शर्मा जी के परिवार से जब मैं मिली और वो बहुत प्रभावित हुए, जब मैंने उनको बताया कि मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसा कर रही हूँ, तो सुमन शर्मा जी ने 5 साल तक अपना वहां योगदान दिया, बच्चों को पढ़ाया और फिर उनकी सरकारी सर्विस लगी। तो मैं धन्यवाद करूंगी। 350 बच्चों में कितने बच्चे हैं जो अब आपको आके मिले हैं कि आपकी वजह से हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं? बहुत से बच्चे हैं, अब वो सब अपना अपना मजदूरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई सर्विस में है। मेरा घर है वहां, मैं जाती हूँ, सब बच्चे मिलते हैं मुझसे। क्या कोई ऐसा किस्सा या अनुभव है जिसने आपके दिल को छू लिया हो? इसमें मोहन जी, में 2 किस्से मेरे जीवन में जुड़े हुए हैं। एक तो जब मैं सीकर थी, तो कलेक्टर कार्यालय में एक महिला को मैं यदा कदा देखा करती थी। वो महिला मेंटली थी, उसका बैक स्टोरी तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो महिला सड़क किनारे रहा करती थी और वहां रहते हुए मतलब गालियां देना, मेंटली चैलेंज महिला थी। मैंने उसको आते जाते देखा, अकेली महिला को, लेकिन थोड़े दिनों बाद में जब मुझे पता चला कि वो महिला मां बनने वाली है, वो घटना मुझे इतना झकझोर गई। अकेली रहती थी और वो पागल महिला, 1-1.5 साल में जब मैंने देखा तो वो मां बनने वाली थी। थोड़े दिनों बाद में उसने एक बेटी को जन्म दिया, और लोगों की जो संवेदनहीनता मैंने जब देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मुझे ये ख्याल जो आया कि नहीं, मुझे अब तो ये निश्चय करना है और महिलाओं के लिए मुझे ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना करके ऐसा मंच तैयार करना है कि ऐसे बच्चे और ऐसी महिलाओं को मैं अपने साथ रखूं और मैं इन महिलाओं के बेटरमेंट के लिए कुछ कार्य करूं। वो निश्चय मैंने उस वक्त किया।
और वो घटना में आज भी मैं उस वक्त उनकी उस महिला की मैं मदद नहीं कर सकी, वो मुझे दुख भी है। और वो घटना मुझे आज भी जब याद आती है तो मुझे अंदर तक झकझोर देती है। और मैं समाज के लोगों और समाज के ठेकेदारों को जब देखती हूँ कि क्या एक पागल महिला को सुरक्षा देने के बजाय उस महिला के इसका जो शोषण करके और एक बालिका, 2 जीवों का विनाश किया, तो वो घटना मुझे आज भी याद है। और उसी घटना से मैंने एक तरह से प्रेरणा ली और नारी उत्थान का मैंने स्थापना की। और दूसरी घटना क्या? दूसरी घटना जब नारी उत्थान बन गई, नारी उत्थान के द्वारा हमने कार्य शुरू कर दिया और उसको लेकर के मैं देवयोग से इधर आई, जब अलवर डिस्ट्रिक्ट में मैंने इसको थानागाजी में मैंने शिफ्ट किया, तो हम लोग, हमारे पास जब स्नेहालय बन चुका था, हमारा स्नेहालय नाम दिया है मैंने, उस स्नेहालय में नारी उत्थान संस्थान का ही एक पार्ट है जी, एक पार्ट है। और स्नेहालय में जो जरूरतमंद है, जिसको स्नेह की आवश्यकता है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चे हैं, चाहे महिला है, चाहे मेंटली चैलेंज है, अच्छा, वो जिनको लाड प्यार दुलार की जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, उनको रख के। और फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं एक बार नीलकंठ जा रहे थे हम लोग, वहां जंगल से होते हुए ऊपर अपन जाते हैं पहाड़ी पर, नीलकंठ जो टेला के पास में। जी, वहां हम लोग जा रहे थे, हमारे साथ स्नेहालय के कुछ बच्चियां थी, कुछ बुजुर्ग थे। उस वक्त जब हम लोग जाने लगे तो एक जंगल में मुझे बूढ़ी अम्मा मिली और वो उसको उसका परिवार वाले कोई फेंक गए ट्रक में से डाल के। वो महिला, मैं आज भी उस महिला को याद करती हूँ, उसको नाम भी हमने गंगा दिया, क्योंकि फिर एक तरह से जब आप काम को शुरू कर देते हो ना, उसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। ऐसी बहुत सी 50 महिला आई, उनकी कोई पहचान नहीं थी। उनका अंतिम संस्कार तक मैंने किया। मेरे आपने पास पहचान दिया, परिवार दिया, जितनी सेवा कर सकती थी, जितना बीमार थी तो उनको दवाइयां देना, उनको पूरा ध्यान रखना, और फिर उनकी हमने तलाश भी करी, जितना आपसे बन सका था उतना आपने किया। बिल्कुल। और कुछ महिलाओं को, कुछ बहनों को हमने पहुंचाने का प्रयास भी किया, जैसे थोड़ा थोड़ा उनको, जैसे उनकी मेमोरी वापस आई। क्या घटना थी वो घटना तो उस अम्मा को फिर लाए और वो रही। उसके बाद में फिर मैंने एक तय कर लिया कि ऐसे लोगों को जरूर अपने को रखना है, ऐसे बुजुर्गों को भी रखना है। और वो घटना बनकर, एक बेटा इस तरीके का भी हो सकता है कि अपनी माँ को फेंक गया और जंगल में, मतलब थोड़े दिन हम यदि वहां नहीं जाते तो शायद उसको जंगली जानवर खाते, वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। दीदी, ऐसे कितने लोग थे जिनकी अब तक आप मदद कर चुकी हैं? वैसे तो मुझे खुद को ही याद नहीं है, जो भी ईश्वर प्रेरणा से मेरे पास आए, प्रयास किया उन तक पहुंचने का। बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, बहुत सी ऐसे परिवार आए मेरे पास। कुछ ऐसी महिलाएं आई जिनके पति ने उनको छोड़ दिया, 4-4 बच्चे, कोटा का परिवार था। ज्योति नाम की एक महिला मेरे पास आई, उनको परिवार में निकाल दिया, कोई उनको सहारा देने वाला नहीं था, उस 3 बच्चे थे। आज मुझे इस कहते हुए अच्छा लग रहा है, एक बेटा उसका एमकॉम कर लिया, बेटी उसकी दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, RSIS का कोचिंग कर रही है, एक बेटी का बीएड करवा के उसकी शादी कर दी। तो ऐसे करके बहुत से लोगों तक हम लोग पहुंच पाए और अच्छा लगता है जब हम किसी का सहारा बनते हैं। आपके संस्थान की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, जिसे देखकर आपको लगे कि हाँ, मेहनत रंग लाई? सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही कि जब आकर के काम शुरू किया था, उस वक्त तो कई बार ऐसा लगता था कि हम यहाँ आए तो हैं, पर पता नहीं कि इनका परिवर्तन कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक दृढ़ निश्चय किया और जब लोगों के पास जाते थे, क्योंकि इतने इंटीरियर में और इस क्षेत्र में, बहुत से क्षेत्र में बहुत सी संस्थाओं ने काम किया, लेकिन महिलाओं के क्षेत्र में यहाँ इस चीज का अभाव था, ये मैंने पाया। और जब हम लोग, मैं जाती थी स्कूटी से, गाड़ी से, तो महिलाएं उस वक्त कह देती थी कि नहीं नहीं, हमारे पास, हम SHG काय का बने, काय से बचत करें, हमारे पास कौन सी इनकम है। लेकिन वो दौर था। और आज मैं जब देखती हूँ हमारी बहनों को, मतलब ग्राम पंचायत से लेकर के और राष्ट्रीय लेवल पर जब पुरस्कृत होकर आती हैं और हवाई जहाज से जाती हैं और मिनिस्टरों से जब अवार्ड लेती हैं बड़े बड़े, और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में जब वो आती हैं, चहकती हुई आती हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा जीवन सार्थक है। ऐसी उन बेटियों को जब मैं देखती हूँ, जो मेरे आश्रम के स्नेहालय की बेटियां हैं, जिनको लोग कहते थे कि अनाथ हैं ये, वो आज
बच्चियां जिनके मैंने विवाह भी कर दिए हैं, उनके आज बच्चे होते हैं, तो जब मैं वहां जाती हूँ, उनका घर, उनका परिवार, जिनका कोई नहीं था, आज उनके सास ससुर, वो बहुत ही चहकते हुए अच्छा, आती है, मम्मा। आपने लालन पालन तो किया ही, जी साथ में आपने विवाह भी किया। जी जी। हमने हमारे आश्रम की 9 बेटियों का विवाह किया हमने। तो जब उनको वहां परिवार मिला, और उनको सबसे बड़ी बात कि उनको संस्कार भी ठीक दिए, क्योंकि आज वो जब उनके परिवार में मैं जाती हूँ, तो वो कहते हैं कि दीदी आपने जो इन बच्चियों को संस्कार दिए, तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे। जब मेरे से पूछा गया था कि बेटी कहाँ की है, मैंने कहा ये नहीं पता, ये बेटी मेरी है। कोई बच्ची बिहार की थी, क्योंकि सरकार के द्वारा ऑर्फनेज बच्चियां जब हमारे बालिका गृह में आई, तो उनकी जाति पाति कुछ नहीं होती है। वो वो अनाथ बच्ची, अनाथ नहीं कहते, ऑर्फनेज जो बच्ची है, उसको आपने 18 तक उसको पढ़ाया लिखाया। आज भी वो पढ़ रही हैं, कुछ बच्चियां बीएड कर रही हैं, कुछ बच्चियां हैं जो कंप्यूटर का काम कर रही हैं, कुछ बच्चियां एसटीसी कर रही हैं। तो ऐसी बच्चियां जब ससुराल में जाकर के सास ससुर और ननदों को, सब रिश्तों को निभा रही हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर तो आप काफी बच्चों की माँ हो गई। जी हाँ, लगभग 500 बच्चे बच्चों की माँ हूँ मैं। लगभग 500 लगभग बच्चों की। 500 बच्चों की माँ हूँ मैं, लगभग। क्योंकि बहुत से बेटे भी हैं मेरे, अभी ग्राम सेवक लग गया, सरकारी उसमें भी चला गया। एक बेटा होटल मैनेजमेंट का करके, वो तो हमारे आश्रम में ही रहता है, उसका भी कोई नहीं है। तो अच्छा लगता है। और ये उस वक्त लगता है कि हाँ, ईश्वर ने कोई ना कोई कारण के बिना शायद कोई कार्य नहीं होता है। ईश्वर ने जो मेरी कोई चीज का अभाव रहा, तो मुझे इतना दे दिया, इतनी झोली भर दी मेरी, कि मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ और अच्छा लगता है। संस्था चलाना ज्यादा कठिन है या समाज को सुधारना? दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है। जैसे कि जैसे संस्था चलाना है, तो आप देखिए, वैसे कोई काम इजी नहीं है और कोई काम कठिन नहीं है। ठान ले व्यक्ति, आप नियमों में चल करके यदि संस्था चला रहे हो, तो आपको कहाँ दिक्कत है। आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। रहा समाज को सुधारना, तो 1 मिनट में कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। विश्वास जीतना और समाज को सुधारने के लिए आपका दृढ़ संकल्प हो। यदि आप में उसका लालच है, तो समाज नहीं सुधरेगा। यदि आप वास्तव में निर्लिप्त होकर के समाज के लिए चलते हो, एक कदम उठाते हो, तो मैंने पाया है कि समाज आपके लिए 50 कदम आएगा। आपने अब तक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कौन-कौन से बदलाव देखे हैं? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बदलाव, तो जो मैंने अभी अपनी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कि जो बहनें घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो बहनें इतने आत्मविश्वास के साथ आकर के काम कर रही हैं। मैं तो इस क्षेत्र की बात कहूंगी, ग्रास रूट में जो बहनें आज तक घूंघट नहीं उठाती थी, वो बहनें आज यहाँ आकर के कंप्यूटर पे काम कर रही हैं। वो बहनें आज कंपनियां चला रही हैं, वो 10-10 करोड़ की मालकिन बनी हुई हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा उदाहरण है। क्या नारी सशक्तिकरण अब सिर्फ शहरी सेमिनारों तक सिमट गया है? गांव की महिलाएं तो अभी चूल्हा और चौका में ही उलझी हैं। जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यदि चौका चौला तक ही सीमित, तो होना ही पड़ेगा, महिला का काम है। भाई, हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य को करना पड़ेगा। हाँ, जीविका उपार्जन को बढ़ाने के लिए जो खर्चे बढ़े हैं, शिक्षाओं का जो खर्चा बढ़ा है, पहला हमारा जो जीवन होता था, खेती पर रह करके हम सीमित संसाधनों में अपना काम कर लेते थे। लेकिन आज आवश्यकताएं बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो पति पत्नी दोनों कमाएंगे, जब जाकर के हमारा काम चलेगा। तो ये कैसे कह सकते हैं हम कि अब सेमिनारों तक ही हो गया। आज नारी उत्थान संस्थान आपके सामने उदाहरण है, ग्रास रूट पे आकर के इतनी इंटीरियर में कार्य कर रहा है। तो महिलाएं बाहर भी निकली हैं, चौका चूल्हा भी संभालेंगी, अपने परिवार को भी संभालेंगी, महिला की जिम्मेदारी है। लेकिन आज भी गांव में जब हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो चूल्हा और चौका तक ही सीमित हैं। नहीं, आजकल देखिए, सरकार भी जिस तरीके से शिक्षा पर ध्यान दे रही है, सरकारें भी बहुत आगे बढ़ा रही है बच्चियों को, बालिकाओं की जो नई नई योजनाएं, स्कूलों में बच्चियों का आप देखिए, कितने कितने बच्चे, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको जहां बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं। ढाणियों में बच्चियां पढ़ रही हैं। ग्रास रूट की बेटियां कहाँ कहाँ अपना परचम लहरा रही हैं। तो ऐसा नहीं है। सेमिनार शहरी, अर्बन और रूरल में अंतर तो होता ही है।
भाई आप शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, वो शहर में है, लेकिन कहीं न कहीं कोई कमजोरी है, कुछ नहीं पढ़ी लिखी थी, कुछ आर्थिक स्थितियां कमजोर थी, वो महिलाएं गांव में हैं, उनके मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन करती हैं। लेकिन उनके लिए भी हमारी जैसी संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, हम सब जो इनको थोड़ा मोटिवेट करने वाले हैं, तो महिलाएं आज आगे आ रही हैं। नारी उत्थान के माध्यम से आज 10,000 महिलाएं आगे आई हैं। तो ऐसे आवश्यकता है इन संस्थाओं को काम करने की, और अच्छे से काम करने की, और उन तक पहुंचने की। कई संस्थान फंड खा जाती हैं, जमीन पर उनका काम नहीं दिखता है। नारी उत्थान संस्थान पर ऐसा आरोप अब तक क्यों नहीं लगा? कभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति से यदि कोई अच्छा काम करे, और नारी उत्थान संस्थान अपने आप में कोई संस्थान नहीं है, सब लोग मिलकर के काम करने वाली संस्थान है। हमारी जो बहनें हैं, 10,000 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। और मेरा ये निश्चय है कि मैं जब तक हूँ, देखिए वैसे तो परिवार जब बड़ा होता है उसमें हर तरह के लोग आते हैं, तो हम सबकी कोई गारंटी नहीं ले सकते, कल क्या होगा नहीं पता। लेकिन मैं जब तक स्वयं यहाँ हूँ, तब तक मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसा दिन कभी देखने को ना मिले। कई संस्थान फोटो खिंचवाने और फंड लपकने की दुकान बन चुके हैं। आपकी संस्थान यहाँ कहाँ पे खड़ी है? हमारी संस्थान 100% काम करने पर है, और उसी पर खड़ी है, हमेशा उसी पे खड़ी रहेगी। नारी उत्थान का कभी कोई हेतु नहीं रहता। फोटो और ये तो अपने आप नई नई संस्थाएं होती हैं, नया कार्य होता है, तो उनको पहचान के लिए मान लो कुछ करना भी पड़ता होगा, तो मैं उनके बारे में मैं नहीं कहूंगी। मैं तो नारी उत्थान संस्थान के बारे में कहूंगी, 100% कार्य पर अपना काम करती है। एनजीओ में ज्यादा मेहनत किस पर होती है, समाज सुधार पर या फाइल सुधार पर? देखिए, समाज सुधार पर ही फोकस रहना चाहिए। फाइल सुधार तो जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है उसकी फाइल बना करके टाइम पर आप सबमिट नहीं करेंगे तो दोबारा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और वो जो आपको प्रोजेक्ट मिला है वो समाज सुधार पे ही मिला है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके एनजीओ में चाय ज्यादा चलती है या चौंकाने वाले प्लान? नहीं, चौंकाने वाले प्लान भी नहीं चलते, चाय समय समय पर एक ही टाइम चलती है। आज के समय में महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से जरूरी कदम मानती हैं? देखिए, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। पिछले जमाने में, पुराने जमाने में इतना डर नहीं था, क्योंकि महिलाएं घर तक सीमित रहती थी, बालिकाएं घर में रहती थी, सुरक्षित रहती थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो बालिकाओं को और महिलाओं को सुरक्षा के लिए वैसे तो सरकारों की तरफ से सारे सब हैं, लेकिन परिवार की तरफ से भी सबसे पहले उनको संस्कार दिए जाएं, ये सबसे जरूरी है। दूसरा, ये जो मीडिया वाला काम है, सोशल मीडिया से भी बच्चियां, क्योंकि इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि विशेषकर बालिकाओं को, इससे बालिकाओं का बहुत शोषण हो रहा है और कई ऐसे कांड, जघन्य अपराध बन जाते हैं, तो इससे इनको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और उपयोग में जितना ले सकते हैं, जितना काम सही उपयोग लें, उसका दुरुपयोग ना करें। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? संस्थान को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगी? देखिए मनोज जी, हमारे नारी उत्थान संस्थान की तरफ से हमने बहुत सी परियोजनाएं चला रखी हैं, और वर्तमान में भी एक हमारी मिल्क की बहुत बड़ी कंपनी खड़ी हमने की है। और इसके अलावा महिलाओं के लिए हर हाथ को काम मिले, ये मेरा प्रयास सदैव रहा है। बीच में कुछ परेशानियां जरूर आई हैं, लेकिन अब फिर पुनः प्रयास ये है कि हमारी एक तो अभी एक और नाबार्ड के सौजन्य से, पिछली हमारी जो कंपनी थी उसको भी नाबार्ड का सपोर्ट था, और अब हमारी जो एक सिद्धिदात्री कंपनी बनी है, जो महिलाओं की बनी है, उसमें 500 महिलाएं इसकी शेयर होल्डर रहेंगी, और मिल्क का काम होगा। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये हमारा एरिया है जो सरसों का विशेष कर है, तो उसका हम ये चाहते हैं कि हमारी कुछ महीने सरसों का तेल निकालने का काम करें। कुछ हमारी कृषक बहनें जिनके खेत में सरसों पैदा होती है, उनका सही रेट पे सही मूल्य, उचित मूल्य देकर के उनसे हम खरीदें। तो हमारा प्रयास नारी उत्थान का तो सदैव एक ही प्रयास रहा है और रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक हम पहुंचे, उनको बेनिफिट मिले, उनको
उचित मूल्य मिले, बिचौलिए उनसे, चाहे हमारा दूध का कार्य करने का भी मकसद यही था, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था पहले डांस फाउंडेशन के माध्यम से, उस वक्त भी हमारा यही प्रयास था यानी कि लाभ सीधा लाभार्थी को मिले। लाभार्थी को मिले, और ये हमने किया भी है। आज दूध का पेमेंट जाता है तो सीधा हमारी बहन के उस अकाउंट में जाता है। हम दूध का जो बूथ देते हैं वो हमारी बहन के नाम से देते हैं, और उसका कारण यही है, आप भी जानते हैं कि पैसे से ही पावर आता है, बिल्कुल। वरना तो महिला तो घर में काम करती है। अभी आपने जिक्र किया था कि महिला चूके चोले तक की है, तो वो तब होगी समर्थ, जब वो होगी तो उसके पास पावर आएगा। मतलब आप भी मानते हैं कि भाभी ने भैया सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम सब यही मानते हैं, पैसा बहुत जरूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। और महिला चाहे वो गांव में बैठी है और चाहे वो शहर में बैठी है, उसके पास यदि पैसा होगा, कि ये मैंने महसूस किया है, हमारी जो कंपनी की बहनें हैं, जैसे ही इनके पास में आज काम आया है, इनके पास जैसे ही पैसे आते हैं, तो इनका एक जो तरीका ही बदल गया। आज स्कूटी से ये ऑफिस आती हैं। इनके परिवार में जो पहले जब मैं निकाल के लाई थी, उस वक्त उनके परिवार वालों के जो ताने थे, और आज उनके परिवार वाले टिफिन पैक करके कहते हैं भाई टिफिन ले जा, लेट हो जाएगी। तो यही परिवर्तन है, और यही मेरी करने की मंशा है। नारी उत्थान का मोटिव भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम परिवारों तक जाएं, उनको, जैसे डॉल मेकिंग कर रही है उसको उससे कमा लें। ईंटों का अभी आपने देखा होगा हमारा अभी ब्रिक का, तो ब्रिक है, ब्लॉक है, मतलब कुछ ना कुछ वो करती रहे, बिल्कुल। उसको घर बैठे। चाहे वो हमारा आने वाला प्लान ये भी है कि हम सबको, क्योंकि एक हमारी भी लिमिट है, नारी उत्थान का कैंपस कितना होगा, हम कितनी महिलाओं को यहाँ सही बुला बात। लेंगे, लेकिन हम हाउस होल्ड पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, विदेशों से भी मेरे अभी चल रहे हैं, मेरा अभी आगे आने वाले समय में जाने का भी है, तो वहां से कुछ हम ऐसे काम करें जो घर बैठी महिलाएं उसको तैयार करे, अपने घर का काम भी करे, बच्चों का काम भी करे, परिवार का काम भी करे, पशुओं का काम भी करे, प्लस वो घर बैठे इनकम जनरेट कर सके। तो भविष्य का ये प्लान है कि इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा परिवारों में पहुंचे और उनको इनकम का सोर्स उनको उपलब्ध करवाएं। किसी समय में आप सक्रिय राजनीति में थी, क्या आपको फिर से राजनीति में जाने का अवसर मिले तो क्या आप जाएंगी? देखिए, ये सवाल अलग है, क्योंकि राजनीति में रहे उस वक्त भी लोक हित के, लोक कल्याण के उस कार्य के लिए ही जाना पड़ा था। जब मैं स्कूल चलाती थी उस वक्त मुझे इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हुई, तो मुझे किसी वहाँ ऑफिस में बैठे जो लोग थे, उन्होंने कहा कि उस नेता से कहलवाओ, उस नेता से कहलवाओ। तो मुझे लगा कि चलो अपन खुद भी पहले एक बार नेता बन लेते हैं, और वो काम मैंने उस वक्त तक किया। उसके बाद में मेरा कतई पहले भी मंशा नहीं थी राजनीति में जाने की, और आज भी मेरी तरफ से कभी भी मेरा मन नहीं है। आगे ईश्वर की जो कृपा और ईश्वर की जो उसकी इच्छा प्रबल है, हरी इच्छा प्रबल, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। पर मैं दूर दूर तक नहीं सोचती कभी भी, क्योंकि राजनीति के लिए मन को ईश्वर ने नहीं बनाया है। आप पहले जब राजनीति में सक्रिय थी तो आप किस किस पद पर रही हैं? जी, मैं मंडल से लेकर के, मंडल अध्यक्ष के पद से लेकर के जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनरल में भी प्रदेश कार्य समिति की मैं मेंबर, विशेष मेंबर रही हूँ। इसके अलावा मैं कपार्ट की मेंबर रही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मूवमेंट होता है, उसमें हमारे आदरणीय ये जो वासुदेव जी देवनानी साहब जो आज विधानसभा अध्यक्ष हैं, और अपने सांसद जो रहे हैं बोरा जी, रामचंद्र जी बोरा साहब, भाई साहब, वो मैं उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। फूलचंद जी भाई साहब नीमका थाना विधायक हैं, कुलदीप जी धनखड़ साहब जो अभी विराटनगर विधायक हैं, तो और देवी सिंह जी भाटी साहब के सुपुत्र अब नहीं रहे इस दुनिया में, महेंद्र सिंह जी भाटी, वो चेयरमैन थे उस वक्त। तो कपाट की मैं मेंबर रही, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा समाज कल्याण बोर्ड की स्टेट की मेंबर रही, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी की मैं स्टेट की मेंबर रही, और पिछले दिनों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी राजे ने मुझे मेरे कार्य को देखते हुए, बालिका और बालकों का काम मैं करती हूँ, तो मुझे बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। तो उस वक्त मुझे पोक्सो की हेड राजस्थान की बनाई, तो वो मुझे, उसमें भी मैंने बहुत सीखा। तो ये जिम्मेदारियां मुझे मिली और उनसे मैं कहीं न कहीं सीखने का प्रयास किया। प्रधान का चुनाव भी लड़ा था, तो जी, वो क्या रहा? जी, मैं पंचायत समिति सदस्य का मैंने 2000 में चुनाव लड़ा। मैं चुनाव हाईएस्ट वोटों से उस वक्त जीती, जनरल सीट से। जी। और प्रधान का पार्टी ने मुझे पात्र समझा और प्रधान का मुझे टिकट दिया। उसमें मैं रह गई, एक वोट से पराजित। हाँ, तो वो एक दौर था। पर भविष्य में मेरा कहीं भी कोई भी राजनीति तक में जाने का ना तो मन है,
और ईश्वर मुझे तो नारी उत्थान के माध्यम से और मैं जितना कर सकती हूँ सेवा का ही समय दे तो ज्यादा ठीक है। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी और उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो समाज सेवा से जुड़ना चाहती हैं? जी, हमारी जो युवा पीढ़ी है मोहन जी, उसके बारे में थोड़ा एक चिंता का विषय है। जो नशा हमारे जड़ों में फैलता जा रहा है, बिल्कुल आज की युवा पीढ़ी चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और आप और हम सब देख रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार उपलब्ध नहीं है और पढ़ने के बाद में कोई भी युवा फिर मजदूरी करना पसंद नहीं करता, तो वो धीरे धीरे वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है। तो एक तो मैं इस आपके मोहन वाणी और इस मंच के माध्यम से मेरे युवा बालकों को आह्वान करना चाहूंगी कि आप नशे के, क्योंकि नशे से कई नुकसान हो रहे हैं। आज जो उनकी ड्राइविंग का रोजाना आप और हम एक्सीडेंट देखते हैं, 20 साल का बच्चा 25 साल का बच्चा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। तो नशे से दूर रहें, सेफ्टी से रहें, यदि आप वाहन चला रहे हैं तो आप हेलमेट का उपयोग करें। इसके अलावा आप लोग मेहनत करना सीखें। एक तो ये युवाओं के लिए मेरी तरफ से विशेष संदेश है। महिलाओं को मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि मेहनत आप करती हैं, करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है, लेकिन आप अपने परिवारों को साथ लेकर के अपने संस्कारों की जड़ों से जुड़े हुए आगे बढ़ना है। महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए पर अति महत्वाकांक्षी ना बने। शिक्षा और संस्कार दोनों का सामंजस्य बना के काम करें, ना कि आपने 2 अक्षर सीख लिए, आप अपनी सास का इज्जत नहीं कर रही हैं, आप सास का सम्मान नहीं कर रही हैं, तो ये हमारे हिंदुस्तान की, मेरे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है। हमारी बहनों को, और ये अपना कल्चर भी नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हमारी बहनों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने परिवारों को संस्कारों से जुड़ते हुए पढ़ाई के साथ साथ कोई भी जॉब करें, कोई भी काम करें, पर अपने संस्कारों से जुड़ी रहें और संस्कारों से जुड़ करके आगे बढ़ें। तो ये थी हजारों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत उमा रत्नू जी। फिर मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मोहनवाणी।